साही साहब खासादार फोर्स के सूबेदार मरजान खान का सुराग लगा चुके थे। वो इन दिनों टल से कुछ फासले पर सद्दा में तैनात था। मरजान साहब से साही साहब का राब्ता हो गया था और साही साहब ने इन्हें हमारी आमद से आगाह कर दिया था। खासादार फोर्स का ताल्लुक पॉलिटिकल एजेंट से होता है। कुरम एजेंसी में अब इस फोर्स को कुरम लीवी का नाम दिया गया है। इसी रोज़ शब 10 बजे हम लोग लाहौर से बजरिया कारटल के लिए रवाना हो रहे थे। एसपी साहब को बाय एयर पहले पेशावर पहुंचना था और वहां से टल के लिए रवाना होना था। इंस्पेक्टर बाजवा भी हमारे साथ था। इसके अलावा एक एएसआई शाहनवाज और 2 हेड कांस्टेबल थे। पार्टी में मेरी शमूलियत पर बरकत साहब ने एक बार फिर नाक भौं चढ़ाई, लेकिन साही साहब के सामने इनकी पेश नहीं गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि बरकत साहब हाजिर दिमाग होने के बावजूद किसी वक्त कोई बात यकलख फरामोश कर देते हैं। यूँ महसूस होता था कि वो वाक़या, बात या मंजर इनके जहन से हुर्फ़े आक़लत की तरह मिट चुका होता है। इसका सबूत मुझे इस वक्त मिला जब वो साही साहब के सामने मेरी शमूलियत के सिलसिले में नाक भौं चढ़ा रहे थे। उन्होंने कई एक एतराज़ात किए, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ इनके जहन से महव हो चुका था, जो वाकई एतराज़ था और जिसके हवाले से वो मुझे खासा डरा धमका भी चुके थे। यानी पजेरो गाड़ी के धुआंधार ताक़ुब के बाद मेरा अचानक गायब हो जाना और फिर बरकत साहब का माय पार्टी मेरी तलाश में 2 घंटे दर बदर फिरना। बहरहाल ये इनकी याददाश्त का मामला था कि इन्हें ये शिकायत याद नहीं आ रही थी। मैं इस सिलसिले में शुक्र के सिवा और क्या कर सकता था। एक तवील थका देने वाले सफ़र के बाद हम रात 10 बजे टल पहुँचे। ये छोटा सा कस्बा लकड़ी मंडी भी था। रात 10 बजे कस्बा हू का मंजर पेश कर रहा था। सब दरवाजे और रोशनियां गुल थी। मालूम हुआ कि आजकल यहाँ डाकू दंदना रहे हैं और इसकी वजह से ही लोग सरे शाम से अपने घरों में मोर्चाबंद होकर बैठ जाते हैं। हम चूँकि सादा लिबास में थे, लिहाजा हमें भी मशवरा दिया गया कि यूँ रात के इस पहर आज़ादाना मत घूमे फिरें। इस किस्म की हिदायत हमें रास्ते में भी मिल चुकी थी। एक चेक पोस्ट पर लकड़ी का बड़ा सा गेट बंद था। हमें रोककर बताया गया था कि आगे पहाड़ी इलाके में लूटमार का खतरा है। अपनी शनाख्त करवा के हम बमुश्किल गेट खुलवाने में कामयाब हुए थे। अब अहले टल ने हमें डराना धमकाना शुरू कर दिया था। हम इस डरावे में तो नहीं आए। बहरहाल थकावट ने बुरा हाल कर रखा था। वो रात हमने टल में लकड़ी के एक व्यापारी के डेरे पर गुजारी और अगले रोज़ दोपहर से पहले सद्दा पहुंच गए। कबायली इलाके में किसी मुजरिम को पकड़ने से पहले पॉलिटिकल एजेंट से राब्ता किया जाता है। साही साहब ये राब्ता कर चुके थे, लिहाजा हमें सद्दा में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सूबेदार मरजान साहब ने हमारा इस्तकबाल किया और कस्बे के मोअज़्ज़िज़ीन से तारुफ कराया। सर्दी ने पूरे इलाके को लपेट में ले रखा था। कोहे सफ़ेद की तरफ से आने वाली बर्फीली हवा ने कड़कते जाड़े का समा बांध रखा था। हमारी रिहाइश का इंतज़ाम सूबेदार साहब के दफ्तर के पास ही किया गया था। सूबेदार मरजान खुद भी मरंजों व मरंजा शख्सियत साबित हुए थे। इनका लाल गुलाबी चेहरा शिकनों से पुर था, लेकिन ये मुस्कुराहट की शिकनें थीं। इन शिकनों को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि ये बंदा हर वक्त मुस्कुराता रहता है। इन शिकनों के दरमियान इतनी जगह नहीं थी चेहरे पर कि वहाँ गुस्से की शिकनें नमूदार हो सकती। बिल्कुल इसी तरह जैसे बरकत साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट की शिकनों के लिए जगह नहीं थी। वो पश्तो आमेज़ उर्दू रवानी से बोलते थे। दिलचस्प बातों के दौरान काम की बात भी इतनी आसानी से कर जाते थे कि तबीयत पर बोझ महसूस नहीं होता था। मसलन 2 लतीफ़ों के दरमियान उन्होंने ये बात हमें वजाहत से समझा दी कि हम जिस इलाके में घुसना चाहते हैं इसके बारे में इनकी मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्हें वहाँ जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। हमारे लिए ये इत्तला मायूस कुन थी, लेकिन इनके अंदाज़े बयान ने हमें मायूसी का एहसास नहीं होने दिया। कबायली लड़ाई का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते सुनाते उन्होंने हमें ये भी समझा दिया कि इस मखसूस इलाके में घुसने से पहले हम सबको अपनी वसीयतनामे तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि कानून के अक्सर मुहाफिज वहाँ पहुँचकर अचानक शहादत का रुतबा पा जाते हैं। ये तल्ख़ हकीकत भी उन्होंने ऐसे शीरी अंदाज में बयान की कि हेड कांस्टेबल नज़ीर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर एक नई फिल्म का तस्करा करते करते उन्होंने इसमें किसी कबीर अली शाह का जिक्र निकाल लिया। उन्होंने बताया कि ये शख्स खरलाची के मोअज़्ज़िज़ीन में से है, बहुत पुराना शिकारी है और अक्सर इन इलाकों में घूमता फिरता रहता है। वो इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद कर सकता है। अगले रोज़ हम कबीर अली शाह से मिलने खरलाची रवाना हो गए। अफ़गान सरहद के बिल्कुल करीब खरलाची एक छोटा सा गाँव है। ये गाँव भी लकड़ी की मशहूर मंडी है। खरलाची पहुंचकर पता चला कि कबीर अली शाह खरलाची के करीब ही एक दूसरे गाँव में रहता है। इस गाँव का नाम आप डोमल तसव्वुर कर लें। डोमल में कबीर अली शाह से मुलाकात हुई। वो दहकते लाल चेहरे वाला एक दिलकश शख्स था। इसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन एक अनजानी मर्दाना कशिश इसके अंदर मौजूद थी। वो सैयद ख़ानदान से था और गांव में से पीर की हैसियत हासिल थी।
وہ آٹومیٹک رائفل کندھے سے لٹکائے شاہانہ انداز میں ہمیں گاؤں کی سیر کرانے لگا۔ لوگ جھک جھک کر اسے سلام کرتے اور ہاتھ چومتے تھے۔ یہ رات ہم نے کبیر علی شاہ کے ڈیرے پر ہی گزاری۔ کبیر علی شاہ کا نشانہ دور و نزدیک مشہور تھا۔ اس کے مہمان خانے میں ہمیں مختلف اقسام کی قیمتی رائفلیں اور پستولیں نظر آئیں۔ صوبیدار مرجان خان نے بتایا کہ ان علاقوں میں کتوں کے ذریعے شکار کا رواج نہیں ہے۔ کبیر علی شاہ وہ واحد شکاری ہے جس کے پاس بہترین شکاری کتوں کا غول موجود ہے۔ رات کو کئی بار مجھے ان کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ان میں کوئی بہت جسیم بل ٹیریئر بھی تھا۔ رات سونے سے پہلے انسپکٹر باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ دیر تک اس نقشے پر جھکے رہے جو میں نے ساہی صاحب کو فراہم کیا تھا۔ ساہی صاحب نے ایس پی برکت کو اور انہوں نے انسپکٹر باجوہ کو دیا۔ بحث مباحثے کے بعد باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ میں طے ہو گیا کہ چھاپہ مار پارٹی اس علاقے میں شکاریوں کے بھیس میں جائے گی، لیکن جانے سے پہلے ایس پی برکت اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کی حتمی منظوری لی جائے گی۔ اگلے روز ہم سدا واپس آ گئے۔ اب ایس پی برکت صاحب بھی کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ چھاپہ مار پارٹی شکاریوں کے بھیس میں جائے گی تو انہوں نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تاہم صوبیدار صاحب کی مدلل گفتگو نے انہیں قائل کر لیا۔ وہ ایک سرد لیکن چمکیلی صبح تھی۔ ہماری شکار پارٹی 3 جیپوں اور ایک پک اپ پر سوار علی زئی کی طرف روانہ ہوئی۔ اس پارٹی میں پنجاب پولیس کے صرف 4 ارکان تھے، باقی عملہ خاصہ دار فورس کا تھا۔ اس عملے میں صوبیدار مرجان خان کے علاوہ 2 حوالدار اور 8 مسلح جوان تھے۔ یہ سب شکاریوں کے بھیس میں تھے۔ اس کے علاوہ اصل شکاری کبیر علی شاہ بھی اپنے 3 خادموں اور 10 عدد کتوں کے ساتھ اس پارٹی میں شریک تھا۔ پک اپ کافی بڑی تھی۔ اس میں نہ صرف کتے سما گئے بلکہ چھت پر پڑاؤ کا سامان بھی لوڈ کروا دیا گیا۔ اس سامان میں 3 خیمے، چند لالٹینیں، 2 چولہے اور کھانے کے ضروری برتن شامل تھے۔ ہمارے اسلحے میں شکاری رائفلوں اور خنجروں وغیرہ کے علاوہ 2 سب مشین گنیں بھی شامل تھیں، تاہم ان گنوں کو ایک جیپ کی پچھلی نشست تلے بڑی احتیاط سے چھپا دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے دشوار سفر کے بعد جب ہماری گاڑیاں ویران پہاڑیوں میں داخل ہوئیں تو مالک محمد کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ علاقہ بہت حد تک پوٹھوہار سے مشابہ تھا۔ زمین کٹی پھٹی تھی، جگہ جگہ کھڈ اور وسیع نشیب نظر آتے تھے۔ ان نشیبی جگہوں میں بعض مقامات پر نیم پختہ ٹیلے ستونوں کے مانند کھڑے تھے۔ پرپیچ گھاٹیوں کے درمیان چلتے چلتے اچانک زمین ختم ہو جاتی، آگے جھانکو تو نشیب میں عمودی زاویے سے گہری وادی نظر آ جاتی تھی۔ ایسی وادیوں کی عمودی دیواروں میں قدرتی شگاف اور دور اندر تک گئے ہوئے غار پائے جاتے تھے۔ ان غاروں کے دہانوں پر جھاڑ جھنکار کثرت سے نظر آتا تھا۔ اپنی طرز کا عجیب علاقہ تھا وہ۔